काला तोता। बहुत दिनों पहले की बात है। एक घने जंगल में मिट्ठू नाम का तोता रहा करता था। उसकी सगी माँ नहीं थी। वह अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ रहा करता था। पर उसके माता पिता मिट्ठू तोता से बहुत नफरत किया करते थे, क्योंकि वह सांवला था। एक दिन की बात है, उसकी माँ बोली, मिट्ठू तुम सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो, बिल्कुल गंदे लगते हो। कमबख्त पूरा दिन मेरा खराब कर देता है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं किचन में आया हूँ। चल भाग यहाँ से, अपने घोंसले में जा। खाने को तेरी नजर ना लगे। जब हम लोग खाना खा लेंगे तब तुझे बुलाएंगे। माँ, तुम हमेशा मुझे डांटती रहती हो और भैया को देखो कितना प्यार करती हो। चुप कर करम जले। तुम्हारा भैया देख कितना सुंदर है, और तुझको देख कितना काला सांवला। तुझे देखते ही मुझे उल्टी आने लगती है। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर मिट्ठू तोता बाहर चला जाता है। जब परिवार के सब सदस्य खाना खा लेते हैं, तब उसकी माँ उसे बुलाती है। ओ करम चले, इधर आ और खाना खा ले, और उसके बाद सारे घर की सफाई कर देना। ठीक है माँ। जब मिट्ठू तोता खाना खाने आता है तो उसे बासी खाना दिखाई देता है। यह क्या माँ, ये तो सब बासी खाना है। मैं अगर इसे खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। खाना है तो खा, नहीं तो भूखा मर, मुझे क्या। फिर किसी तरह मिट्ठू तोता बासी खाना खाता है। एक दिन मिट्ठू अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आज मेरे लिए कुछ अच्छा खाना दिलवा दो ना। माँ मुझे रोज रोज बासी खाना खिलाती है। अरे यार, ये मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। अरे भाग्यवान, इधर आओ और इसे मेरे सामने से हटाओ। पिताजी गुस्से से कहते हैं, अरे मनहूस, तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह हमारे सामने मत आया कर, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं। मिट्ठू तोता को ये बात चुभती है और वह रोते रोते कहता है, मैं अगर इतना ही बुरा हूँ तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। हाँ हाँ चले जा, तेरे जाने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम तुझसे छुटकारा तो मिलेगा। माँ, मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूँ। तुम माँ होकर भी ऐसी बात कैसे कर सकती हो? देखना, एक दिन इसी बेटे पर तुम्हें गर्व होगा। और ऐसा कहकर मिट्ठू सच में घर छोड़कर चला जाता है। मिट्ठू तोता चलते चलते पास के एक जंगल में पहुंचता है। पेड़ की एक डाल पर बैठकर वह खुद से कहता है, अच्छा होता मैं मर ही जाता। मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा जी के भी क्या फायदा। और वह रोने लगता है। कुछ दिन के बाद मिट्ठू तोता का भाई उड़ते उड़ते इसी जंगल में जाता है, लेकिन वह सुंदर होने के कारण एक शिकारी की नजर में आ जाता है, और वह शिकारी उसे पिंजरे में बंद कर लेता है और कुछ देर के लिए और पंछी पकड़ने हेतु एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बीड़ी जलाने के लिए माचिस जलाई और आधी अधूरी माचिस वहीं जमीन पर फेंक दी। लेकिन घास सूखी होने के कारण वहां आग लग गई। देखते ही देखते पूरे जंगल में आग फैल गई। शिकारी डर गया और पिंजरे को वहीं छोड़कर भाग गया। जब मिट्ठू तोता ने यह देखा तो बिना किसी डर के वह पिंजरे के पास आ गया और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। उसका भाई आजाद हो गया, पर मिट्ठू तोता के पंख जल गए। कुछ देर के बाद आग शांत हुई, पर मिट्ठू तोता पंख जलने के कारण वहीं लेटा रहा। उसके भाई ने तुरंत उसकी माँ बाप को वहां बुला लिया। जब सब बात उनकी समझ में आई तो उन्हें अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं न जाने कितने अत्याचार तुम पर करती रही, लेकिन तुमने अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान की बाजी लगा दी। तुम्हारे जैसा भाई और बेटा इस दुनिया में कभी नहीं हो सकता। हमें माफ कर दो बेटा। माँ रोते रोते बोली, लेकिन मिट्ठू तोता अब इस दुनिया से जा चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। कबूतरी मंजरी आज बड़ी बेसब्री से अपने अंडों को निहार रही थी। उसे नन्हे मुन्ने बच्चों का इंतजार था। एक रंजन तोता भी पास में बैठकर मंजरी की खुशी को परख रहा था।
एक अंडा फूट गया और एक सुंदर बच्ची बाहर आ गई। आओ आओ गुड़िया, स्वागत है, बड़ी प्यारी तुम्हारी रंगत है। कुछ देर बाद दूसरा अंडा भी फूटा। तब उसमें से एक दुबला पतला और काले रंग का एक बच्चा बाहर आ गया। मंजरी को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन माँ के लिए सब बच्चे प्यारे होते हैं। आओ आओ राजा, तुम्हारा स्वागत है। पहले बहना आई, फिर भाई को लाई। मंजूरी बहन, खुशी की घड़ी आई है, बधाई हो बधाई। दिल से धन्यवाद भाई। इतने में कबूतर गोगा भी आ गया। बच्ची को देखकर तो वह खुश हो गया, लेकिन बच्चे के काले रंग और कमजोरी को देखकर वह मुंह बिचकाने लगा। अरे मंजूरी, ये काला कमजोर बच्चा कहाँ से ले आई? यह क्या कह रहे हो? यह सांवला सलोना हमारा ही बेटा है। खबरदार जो इसके बारे में ऐसी वैसी बात कही। इसका नाम मैंने राजा रखा है। अरे मंजूरी, हम दोनों कैसे हैं और ये कैसा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा क्यों है? क्या हुआ? जो भी है जैसा भी है, हमारा अपना बेटा है। इसके मुखड़े की बनावट मुझे बहुत अच्छी लगती है। यह बड़ा होकर बांका कबूतर बनेगा। इसकी चोंच भी बड़ी प्यारी है। तुम्हारी सोच बड़ी प्यारी है। माँ की सोच ऐसे ही होती है, उसे अपने बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। मंजरी कबूतरी ने बड़े प्यार से दोनों बच्चों को पालना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे कुछ बड़े हो गए थे और आसपास के चिड़िया के बच्चों से घुलना मिलना चाहते थे। दूसरे पक्षी राजा को बड़ी हे दृष्टि से देखने लगे और मजाक उड़ाने लगे। बहना कितनी सुंदर है, भाई पूरा बंदर है। पतलू पहलवान, घर में बैठा करो, बाहर चलोगे गिर जाओगे, धूप में काला जामुन नजर आओगे। मेरे राजा भैया को कुछ मत कहो, वह तुम सबसे अच्छा है। वाह रे राजा भैया, दिखे टूटा दरवाजा और नाम रख दिया राजा। राजा भैया यहाँ से चलो, यहाँ सब हमारी कदर नहीं जानेंगे। अब हम इनके साथ कभी नहीं खेलेंगे। राजा को उनकी बातों से बड़ा दुख हुआ था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया था। वह अपनी बहन गुड़िया के साथ वहाँ से चल पड़ा। वह जानता था कि उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह उसकी तरफदारी करती है। राजा जिस पेड़ पर रहता था, उस पेड़ के पक्षी भी उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि एक दिन एक कौवे ने भी उसका दिल दुखाया। राजा पेड़ पर से उड़ा और कमजोरी के कारण बीच में ही थक गया और लौटकर फिर पेड़ पर आ गया। अरे राजा, तुम पेड़ से दूर मत जाया करो। तुम शक्ल सूरत से हमारी बिरादरी के लगते हो। हमारे टोली में शामिल हो जाओ। एक बात है, कमजोर हड्डी वाले पक्षी हो, तुम्हें हमारे दल में पीछे रहना होगा। ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाओगे, ठीक से उड़ भी नहीं पाओगे। राजा को बहुत दुख हुआ और अपने आप पर उसे गुस्सा भी आया। वह वहाँ से दूर जाकर एक झाड़ी में बैठ गया। वह अपने आप से बातें करने लगा। भगवान, मुझे इतना कमजोर और काला क्यों बनाया? कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता। भगवान ने मुझे दुनिया में क्यों ही भेजा? मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? जब बहुत देर तक राजा पेड़ पर नहीं लौटा, तब उसकी माँ कबूतरी मंजरी ने गोगा कबूतर को भी बताया और दोनों अलग अलग दिशा में अपने बेटे को ढूंढने के लिए चल पड़े। मंजरी मन ही मन सोच रही थी कि उसका बेटा तो आसपास के जंगल की दिशाएं भी नहीं जानता। वह न जाने कहाँ चला गया। उधर राजा उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर चला गया। आज उसने कुछ ठीक से खाया भी नहीं था, फिर भी वह उड़ते हुए थक नहीं रहा था। वह एक पेड़ पर बैठ गया। उसी पेड़ पर कुछ मोर पक्षी भी बैठे थे। उन्हें देखकर वह डर गया। यह सभी मोर कितने सुंदर दिख रहे हैं। मुझे इनके बीच में नहीं जाना चाहिए। यह सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे बहुत भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। क्या मुझे घर लौटना चाहिए? मैं तो बहुत दूर आ चुका हूँ, रास्ता भटक चुका हूँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं? एक मोर ने राजा को देख लिया और वह उसके पास आ गया। राजा छिपने लगा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजा है। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं चला जाऊंगा। मेरा मजाक मत उड़ाइए। बेटा, तुम क्यों छुप रहे हो? सामने आओ। आप लोग मुझे मारेंगे तो नहीं? बेटा डरो नहीं, हम तुम्हें क्यों मारेंगे। आओ, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, लो खा लो।
तुम किसी बात की चिंता मत करो। मोर काका की बातों ने राजा के अंदर खुशियां भर दी। उसका डर भाग चुका था। उसे खाना दिया गया और वह बड़े प्यार से खाने लगा। उसने अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में मोर काका को बताया। मोर काका ने वैद्यराज लाल तोता को बुलाया। लाल तोता ने राजा की पूरी जांच की। इस बच्चे को जन्म से ही एक बीमारी है, जिसके कारण इसका रंग काला हो गया। उसी बीमारी के कारण ये कमजोर भी है। इस बीमारी का कठिन इलाज है। आपके इलाज से ये ठीक तो हो जाएगा ना? कृपया करके इसका इलाज कर दीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कई दिन तक इसका इलाज चलेगा। बच्चे, चिंता मत करो। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा मोरों के साथ उसी जंगल में रहने लगा और लाल तोता वैद्य द्वारा उसका इलाज चलने लगा। वह सबकी सेवा भी करता था। धीरे धीरे उसने सबके दिल में जगह बना ली। कुछ दिन तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं आया। मोर काका, तोता काका, आप लोग मेरे बारे में बहुत परेशान हो चुके हैं कि काला रंग और कमजोरी मेरी तकदीर बन चुका है। अब तकदीर को बदलना मुश्किल है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। बेटा, निराश मत हो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तुम भगवान के नेक बंदे हो। वे तुम्हारी फरियाद अवश्य सुनेंगे। लाल तोता इलाज जारी रखता है। जो भी जड़ी बूटी मंगवानी होती थी, मोर मंडली उसे हाजिर कर देती थी। एक दिन अचानक राजा ने नदी के पानी में अपना चेहरा देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसका रंग साफ हो गया था और चेहरे पर चमक आ गई थी। राजा बेटा, अब इलाज का फर्क दिखने लगा है। राजा, तुम्हारा चेहरा चमकने लगा है। धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और उसका रंग भी निखरने लगा। देखते ही देखते वह एक सुंदर कबूतर बन गया। आप लोगों की प्यार और मेहरबानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। तोता काका की दवाओं ने जादू कर दिया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। बेटा, नजर ना लगे, तुम दुनिया के सबसे सुंदर कबूतर बन गए हो। सबसे सुंदर और तंदुरुस्त हो गए हो। बेटा, अब तुम्हें एक मुकाबले के लिए तैयार होना है। 1 सप्ताह के बाद इसी जंगल के मध्य में सभी कबूतर और तोतों की उड़ान प्रतियोगिता होगी। जो काले पहाड़ की ऊंची चोटी को छूकर पहले लौट आएगा, वो विजेता होगा। वह दिन आ गया। कबूतर और तोता के बच्चे, जिन्होंने कभी राजा का मजाक उड़ाया था, वह भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। राजा के सुंदर व्यक्तित्व के कारण उसको कोई नहीं पहचान पा रहा था। प्रतियोगिता शुरू हो गई और राजा तीर की तरह आगे बढ़ने लगा। वह सबसे आगे उड़ रहा था। इतने में एक बाज कहीं से उड़ता हुआ आ गया और उसने राजा पर हमला कर दिया। राजा भी उससे लड़ गया। राजा की शक्ति के आगे बाज परास्त हो गया और भाग गया। इस बीच बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए आगे निकल गए थे। राजा ने फिर से उड़ान भरी और देखते ही देखते वह काली पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसे स्पर्श करके लौटने लगा। अब भी उसके आगे कुछ पक्षी उड़ रहे थे। राजा ने अपना पैंतरा बदला और देखते ही देखते सबसे आगे निकलकर विजेता बन गया। मोर काका ने उसका स्वागत किया। इसी बीच राजा ने अपने माँ और पिता को देख लिया। वह दौड़कर उनके पास पहुँच गया। माँ, बाबूजी, आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका राजा हूँ। राजा की माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू छनछना पड़े। मेरे बेटा राजा, मेरे पास आजा। माँ मंजरी ने बड़े ही प्यार और ममता के साथ अपने राजा बेटा को अपने पास ले लिया। पिता गोगा कबूतर का स्नेह उमड़ पड़ा था। उसी समय चारों तरफ खुशी की बहार आ गई।